Electrochemistry gives you direct 5 to 8 marks in your CBSE board examination. But 90% students, they make mistakes in Nernst equation, unit mistakes and sign confusion. In the next few minutes, I will revise with you only what you actually need to write in the board examination, nothing extra. So please open your notebook. This is directly board material. If you have not subscribed my channel, then please subscribe the channel. बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। Now we are coming to variation of molar conductivity with concentration. अगर हम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन मतलब अंडर रूट सी ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ग्राफ को याद रखने का तरीका क्या है? स्ट्रेट लाइन अगर देखो तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया KCl के लिए। और ये जो ग्राफ है ये कैसा है? हाई कंसंट्रेशन में ये लीनियर उतना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, इट बिकम्स ऑलमोस्ट लीनियर। और लीनियर जब वो लो कंसंट्रेशन में हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसको एक्सट्रापोलेट करके कंसंट्रेशन एक्सिस के साथ उसको इंटरसेक्ट करके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज CH3COOH एसिटिक एसिड को हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया, इसके केस में क्या होगा? एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ये जो ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ से नीचे ही रहेगा, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत ही कम होते हैं, बहुत लेस नंबर में आयन्स होते हैं हाई कंसंट्रेशन में। खास करके जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, मोर ऑफ इट आयोनाइजेस, बहुत सारे आयन से प्रोड्यूस करते हैं। और लैम्डा एम वैल्यू का एक स्टीप राइज हम देखेंगे। ये जो स्टीप राइज होते हैं इसकी वजह से ये जो प्लॉट है ये कार्व की तरह दिखते हैं, और ये स्टीप राइज की वजह से ये कभी भी कंसंट्रेशन एक्सेस के साथ मतलब जीरो कंसंट्रेशन के साथ इसको हम इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते हैं। लैम्डा एम नॉट वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफिकली हमें नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज कोलरश's लॉ। कोलरश he studied with the molar concentration at infinite dilution values for many strong electrolytes. उनकी ये स्टडी के बाद उन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम है कोलरश's लॉ। कोलरश's लॉ के अकॉर्डिंग the molar conductivity at infinite dilution or limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum total of the limiting ionic conductivities of the cation and the anion. Each cation and the anion will be multiplied by the number of ions produced from one formula unit of the इलेक्ट्रोलाइट। हमने एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जांपल लिया है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज Al2SO4 Al2SO4 वन फॉर्मूला यूनिट। जब वो डिसोसिएट करते हैं दो एल्यूमिनियम आयन बनते हैं 2Al प्लस 3SO4 तो ये जो 2 है और 3 है ये दोनों को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। सो व्हाट इज द लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ Al2SO4 इट विल बी इक्वल टू 2 lambda naught Al plus 3 plus 3 lambda naught SO4 minus 2. Now let us come to degree of dissociation of the weak electrolyte. Degree of dissociation को अगर हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं then alpha is equal to lambda mc divided by lambda m naught. तो lambda mc जो कि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में है वहां पे dissociation of the weak electrolyte will not be completed. And lambda m naught जो है it is the molar conductivity value at infinite dilution. जब डिसोसिएशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट माना जाता है तो ये दोनों का रेशियो क्या देगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अल्फा वैल्यू नोन है तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि Kc है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Kc का फॉर्मूला क्या है? Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट इज दैट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो डिवाइस है इसको गैल्वानिक सेल या तो वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ल्यूगी गैल्वानी एंड अलेक्जेंड्रा वोल्टा, जिन्होंने सबसे पहले ये जो कन्वर्शन है एनर्जी का, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, इसको पहले स्टडी किया था। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होते हैं। लेफ्ट साइड में जो हाफ सेल है उसको हम बोलते हैं एनोड, राइट साइड में जो हाफ सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं कैथोड। एनोड में ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड में रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है, सपोज आपने डैनियल सेल लिया, डैनियल सेल मतलब जिंक इलेक्ट्रोड विल बी द एनोड, लेफ्ट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड, राइट साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड। सपोज कि जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया गया है, जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, कॉपर रॉड को
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया गया है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है। इन दैट केस जो सेल पोटेंशियल होगा वो सेल पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ई नॉट सेल? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। रिमेंबर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है दे आर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दे देते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको साइन चेंज कर लेना है जस्ट। Next we are coming to when the electrolytic concentration is not 1 molar, 0.01 molar है, 0.1 molar है, 0.001 molar है, कुछ भी है, but then 1 molar नहीं है। In that case आपको सेल पोटेंशियल को E cell से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। What is the expression for E cell? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by N। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। अगर डायनियल सेल है जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का तो आपको समझिए आ रहा है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, सो N की वैल्यू 2 है। सो यू कैन राइट ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। अब लॉग के बाद क्या लिखना है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जिंक आयन डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉपर आयन। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको बताऊंगी, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग केसी। केसी यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जी नॉट के साथ ई नॉट सेल का क्या रिलेशन है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन क्या है? अगेन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द सेल रिएक्शन। सपोज कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है बट देन ई नॉट सेल वैल्यू नहीं है। इन दैट केस डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या लगाना होगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग केसी। नाउ यू कैन सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें लॉग की एप्लीकेशन है, फॉर्मूला में लॉग आते हैं। तो इन दैट केस आपको लॉग टेबल यूज नहीं करके किस तरह से जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी। ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले लॉग 1 से लेकर के लॉग 10 तक की वैल्यू याद करना है। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और लॉग 10 की वैल्यू 1। ये दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज है लॉग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे डेसिमल में होंगे। तो किस तरह से आप यहाँ पे याद करोगे? वो भी बहुत सिंपल तरीका है। लॉग 2 की वैल्यू आपको सेपरेटली याद करना पड़ेगा, इट इज 0.3010। नेक्स्ट लॉग 4 की वैल्यू कैसे हम याद करेंगे? लॉग 4 को आप क्या लिख सकते हो? लॉग 2 स्क्वायर। और लॉग के रूल के हिसाब से अगर 2 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर वाला 2 जो है सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यू कैन राइट इट एज 2 log 2। log 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है 0.3010, मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 0.6020। उसी तरह से log 8 की वैल्यू क्या होगा? 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 3 log 2 हो गया। 3 log 2 मतलब 3 इंटू 0.3010, दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.9030। log 4 की वैल्यू क्या है? 0.6020। तो log 3 की वैल्यू क्या होगा? 0.6 से ऊपर क्या होता है? 0.5। एक्चुअल वैल्यू 0.4771 ऐसा कुछ होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 ले सकते हो। log 4 की वैल्यू कितना था? 0.60। log 5 का वैल्यू कितना लेना है आपको? 0.7। 0.6 के बाद 0.7 होता है। log 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा? log 5 का 0.7 तो log 6 का हो जाएगा 0.8। log 6 की वैल्यू 0.8 है, log 8 की वैल्यू 0.9 है, तो log 7 की वैल्यू क्या होगा? 0.85, बिकॉज 0.8 और 0.9 के बीच में 0.85 होता है। उसके बाद log 8 की वैल्यू 0.9030 है और log 10 की वैल्यू 1 है। 0.9 और 1 के बीच में क्या वैल्यू आ सकते हैं? 0.95। 0.95 विल बी द वैल्यू ऑफ log 9। तो इस तरह से ये जो सिंपल मैंने तरीका बताया, इससे आप log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यू याद कर लेना, ये आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बिना आप जो है कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। अब हमें सपोज करो कि ये जो फॉर्मूला था ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग केसी, वहां से सपोज कि log केसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके आ गया 29.6। इफ log kc is equal to 29.6 then kc will be anti-log of 29.6। अभी एक और प्रॉब्लम है, एंटी-लॉग भी टेबल के बिना देखना मुश्किल है, लेकिन इसका भी तरीका है। एंटी-लॉग को मान लो log इनवर्स, मतलब 1/log। तो एंटी-लॉग और log अगर साथ साथ हो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। log के रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि
जो 29 है उसको अगर हमने log 10 to the power 29 लिख दिया तो ये पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाता है 29 log 10। log 10 की वैल्यू 1 है, सो 29 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 to the power 29। और जो साथ में 0.6 है, ये 0.6 किसकी वैल्यू है, log 4 की वैल्यू है। एंटी लॉग के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, log 10 to the power 29 प्लस log 4। अब log के रूल के हिसाब से अगर आप देखो कि log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है, अगर मल्टीप्लाइड है तो प्लस करके लिखना होता है, तो यहाँ पे प्लस करके है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। दैट मीन्स log 10 to the power 29 प्लस log 4 को हम क्या लिखेंगे, log बाहर में और ब्रैकेट के अंदर 4 into 10 to the power 29। log के बाहर हमारा एंटी लॉग तो चल ही रहा है, अभी एंटी लॉग और log दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आपका आंसर कितना आ गया था, 4 into 10 to the power 29। नेक्स्ट लेटर सपोज कि log के से वैल्यू आ गया -8.2, इसको हम कैसे खोल के लिख सकते हैं, log -8 minus 0.2। बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, -8 प्लस 0.2 कर देते हैं। -8 प्लस 0.2 करोगे तो एक्चुअली वो वैल्यू कितना आ जाएगा, -7.8 आ जाएगा, तो ये नहीं करना। अब ये जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग के केस में अगर माइनस नंबर है तो यहाँ पे ये जो डेसिमल पोर्शन है, सबसे पहला काम आपको करना कि डेसिमल पोर्शन को पॉजिटिव बना लेना है। उसके लिए क्या करोगे, -8 को इस तरह से लिखो -9 प्लस 1, -0.2 एज यूजुअल, -9 एज इट इज रखो, 1 से 0.2 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0.8। आपका डेसिमल पोर्शन जो है पॉजिटिव हो गया है। हम -9 को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -9 लिख सकते हैं। और जो 0.8 है ये किसकी वैल्यू है, log 6 की वैल्यू है। सो अभी हमारा ब्रैकेट के अंदर तब क्या हो गया, log 10 to the power -9 प्लस log 6। इसको हम क्या लिखेंगे फिर, log 6 into 10 to the power -9। सो एंटीलॉग लॉग एक दूसरे को कैंसिल करके ये जो आपका वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 6 into 10 to the power -9। इस तरह से बिना लॉग टेबल यूज करके, बिना एंटी लॉगरिथम टेबल यूज करके आप कैलकुलेशन को कर सकते हो। लास्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2016, 2017 ये सब में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन पिकअप किया है। पहला क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0025 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 5.25 into 10 to the power -5 Siemens centimeter inverse. Calculate its degree of dissociation if lambda m naught value for acetic acid is 390 Siemens centimeter square per mole। तो ये lambda m naught value हमें दे दिया गया है। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है उसके एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। पहले लैम्डा एम को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके लिए हमें के वैल्यू दे रखा है। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई मोलरिटी। ये अप्लाई करके हमारा आ रहा है 5.25 इंटू 10 टू द पावर -5 जो कि के की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई नीचे मोलरिटी की वैल्यू है 0.0025। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नीचे से 0.0025 का डेसिमल हटा करके ऊपर में 10 to the power 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारे 10 की पावर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो करके हमारा आ जाएगा ऊपर में 5.25 इंटू 10 to the power 2 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। 5.25 इंटू 10 to the power 2 मतलब ये 525 हो जाएगा। नीचे 25 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 21। तो ये हमारा हो गया लैम्डा एम सी की वैल्यू। अब लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हमें दे रखा 390, डिवाइड कर देंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 0.0538। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम एक नर्स इक्वेशन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अभी हम बताएंगे कि नर्स इक्वेशन सॉल्व करने में बच्चे कहां पर गलती करते हैं। मैं भी बोर्ड एग्जामिनर थी, हेड एग्जामिनर भी रही केमिस्ट्री के, तो मैंने बहुत पेपर में देखा बच्चों को सब कुछ पता है, जस्ट नर्स इक्वेशन में कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से लूज मार्क्स। तो वही आपने नहीं करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। सेल रिएक्शन दिया गया है 2Cr प्लस 3Fe प्लस 2, Fe प्लस 2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, प्रोड्यूसिंग 2Cr प्लस 3 जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर रखा है प्लस 3Fe। ये रिएक्शन है। तो किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होते हुए आप देख रहे हो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो आपका आयरन है उसका हो रहा है रिडक्शन। तो पहले एनोड का रिएक्शन आप लिख लो, 2Cr getting converted to 2Cr plus 3 and how many electrons are lost, 6 electrons are lost because क्रोमियम का चार्ज +3 है। जब वो Cr एटम में कन्वर्ट होगा एक क्रोमियम आयन तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 Cr plus 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन से ये लूज करेगा। उसी तरह से जो आपका Fe+2 है वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन होकर के, तो एक Fe+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 3 Fe+2 कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और 3 Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका कैथोड का रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड ये तो हमेशा बराबर होना चाहिए एंड ये वैल्यू कितना है 6 है।
N की वैल्यू 6 हमें मिल गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रोमियम इलेक्ट्रोड का और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आयरन इलेक्ट्रोड का दे दिया गया है। आपका सेल यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में आपने लिखना है Cr, नीचे एस देना है सॉरी स्लैश Cr+3 ब्रैकेट में उसका कॉन्सेंट्रेशन दे देना है 0.01 मोलर। अब डबल लाइन लगाना है जो कि सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती है और राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका आयरन इलेक्ट्रोड जो कि यहाँ पे कैथोड है। Fe+2 लिखना, कैथोड के केस में पहले आयन लिखना होता है, ब्रैकेट में 0.1 मोलर स्लैश देकर के Fe नीचे सॉलिड। ये हो गया आपका सेल। तो आपको अभी इनर्ट सेल की वैल्यू पहले निकालना है, इनर्ट R माइनस इनर्ट L करके वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू आ जाता है 0.30 वोल्ट। इनर्ट सेल की वैल्यू आपको मिल गया है। अभी आपको ई सेल की वैल्यू निकालना है। ई सेल इज इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 लगाना। अब आते हैं लॉग। लॉग के बाद एक और मिस्टेक यहाँ पे होती है, जो लॉग के बाद वाला जो पोर्शन है जिसको हम रिएक्शन क्वोशंट कहते हैं, लॉग क्यू आप बोल सकते हो। तो क्यू में ऊपर में क्या लगाना पड़ता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन टू द पावर क्या करना पड़ता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि उस आयन के सामने नंबर लिखा होता है उसको पावर करके लिखना पड़ता है। नीचे आपको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आयन को लिखना होता है, उसके सामने जो नंबर है उसको भी आपको एज पावर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तब लॉग के बाद जो आ रहा है पोर्शन वो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cr+3 का स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 का क्यूब करना पड़ेगा। ये चीज सारे बच्चे गलत करते हैं, 90% बच्चे गलत करते हैं। ये नहीं करना तो आपके मार्क्स आप लूज नहीं करोगे। तो ये अभी मोलर कंसंट्रेशन वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं, Cr+3 का कंसंट्रेशन है 0.01 जिसको हम 10⁻²- लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ हो गया ऊपर में, और नीचे Fe+2 का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर जिसको हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, उसका क्यूब होगा तो 10⁻³ होगा। नीचे का -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻1 रह जाएगा। -1 को सामने मल्टीप्लाई कर देने से बीच वाला साइन पॉजिटिव हो गया। ये आएगा इनर्ट सेल प्लस 0.0591/6। लॉग 10 की वैल्यू कितना है, 1 है। 0.0591 को 0.06 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो। तो 0.06 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, 0.01। इनर्ट सेल की वैल्यू आया था 0.30 प्लस 0.01, दैट मींस 0.31 वोल्ट हो जाएगा आपका ई सेल की वैल्यू। इस तरह से आपको नास्ट इक्वेशन में गलती नहीं करके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द